साइंस क्लास 10 में हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, संतुलित भोजन कहलाता है। पोषक तत्व क्या होते हैं? जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण आदि। तो ये यदि सभी उपयुक्त मात्रा में, संतुलित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे तो इस प्रकार के भोजन को हम कहेंगे संतुलित भोजन। ये आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो या आवश्यकता से कम मात्रा में होंगे तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन नहीं कहेंगे, तो उसे फिर क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन कहेंगे। तो ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो, असंतुलित भोजन कहलाता है। असंतुलित भोजन के कारण क्या हो जाता है? शरीर में कुपोषण पैदा हो जाता है, जिससे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुपोषण किसे कहेंगे? जब लंबे समय तक पोषण में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो उसे कुपोषण कहते हैं। जैसे लंबे समय तक कोई प्रोटीन वाला भोजन नहीं करे, लंबे समय तक कोई दूध नहीं पीता है, कोई लंबे समय तक विटामिन वाली चीज़ें नहीं खाता है, या जिसमें बिल्कुल भी फैट नहीं हो, लंबे समय तक फैट नहीं खाता है, घी वगैरह नहीं खाता है, तेल, घी आदि। तो जो भी ये पोषक तत्व हैं वो लंबे समय तक भोजन में नहीं होंगे तो शरीर में निश्चित रूप से बीमारियां या कोई भी दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसे कहेंगे कुपोषण। जैसे विटामिन कुपोषण, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाएंगे? नंबर फर्स्ट है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। लक्षण क्या है? कम प्रकाश या रात में नहीं दिखाई देना। दूसरा विटामिन कौन सा है? B1, जिसको थायमीन भी कहते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। लक्षण क्या है इसके? हृदय धड़कन कम हो जाती हैं, पेशियां और तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद है विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग उत्पन्न हो जाता है। लक्षण क्या है इसके? मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फट जाना। उसके बाद है विटामिन B3, जिसको नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। लक्षण जीभ और त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाना। उसके बाद नंबर 5 है विटामिन C, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी कमी से, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बन जाना। तो इसके लिए हमें क्या भोजन में खाना चाहिए? खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, इस प्रकार के फल खाने चाहिए। आंवला, इनमें सबसे अधिक, आंवले में सबसे अधिक विटामिन C होता है। गाजर में विटामिन A होता है। और विटामिन B, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध आदि खाने चाहिए। विटामिन D, कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन D मिलता है सूर्य के प्रकाश में। इसमें पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास आ जाते हैं। इसी प्रकार है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन की कमी से भी क्या होगा? शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कौन से रोग हो जाते हैं? क्वाशियोरकोर एवं मैरस्मस रोग हो जाते हैं बच्चों में। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकोर तथा मैरस्मस रोग हो जाते हैं। तो क्वाशियोरकोर रोग क्या है? इस रोग में बच्चों का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, त्वचा पीली, काली, शुष्क एवं धब्बेदार होकर फटने लगती है। और यदि प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की भी कमी हो तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन एवं अंदर धंस जाती है। इसे मैरस्मस रोग कहते हैं। तो ये जैसे
चित्र दे रखा है बुक में, क्वासी और कोर रोग का। इसमें पेट फूल जाता है। और ये मेरस्मस की कंडीशन वाला दिखा रखा है, कुपोषित बच्चे। इसमें भोजन में क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी, कैलोरी की कमी हो जाती है, तो शरीर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन और अंदर धस जाती है। इसे कहेंगे मेरस्मस रोग। उसके बाद है खनिज कुपोषण। खनिज की कमी से भी शरीर में रोग हो जाते हैं, जैसे एनीमिया। ये कब होता है, रुधिर में आयरन की कमी से, लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। रुधिर का एक घटक होता है हीमोग्लोबिन, उसका निर्माण आयरन के द्वारा ही होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है, लोहा तत्व पाया जाता है। और आयरन के स्रोत क्या हैं, यकृत, वृक्क, अंडे, बाजरा, रागी, सूखी मेवे, दही, सब्जियां, गुड़। तो विटामिन को पोषण, प्रोटीन को पोषण, खनिज को पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद है गलगंड या घेंगा रोग। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है। और थायराइड ग्रंथि जो एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन से हार्मोन का स्त्रावण करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का। तो आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाएगी, जिससे वह थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाएगी। इस स्थिति में व्यक्ति का गला फूलकर लटक जाता है। इस स्थिति को गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर एवं भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। कैल्शियम विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। आयोडीन का स्रोत क्या है, नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्ते वाली सब्जियां, जामुन, काला नमक, ये आयोडीन का स्रोत है। तो लोह तत्व, आयोडीन और उसके बाद कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। तो कैल्शियम विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस भी कैल्शियम से मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम फास्फोरस के स्रोत क्या है, दूध, अंडे, हरी सब्जियां। व्यक्ति को शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। उसके बाद है सोडियम व पोटेशियम के कार्य। सोडियम और पोटेशियम का कार्य होता है मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघटन एवं लवण संतुलन की प्रक्रिया को बनाए रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शरीर के लिए। सोडियम के स्रोत क्या है, एक तो साधारण नमक, सामान्य नमक में क्या होता है, सोडियम होता है, NaCl, खाने का जो नमक होता है। उसके अलावा मांस, मछली, अंडे, दूध, ये तो सभी में लिख सकते हो, मांस, मछली, अंडे, दूध। पोटेशियम का स्रोत कौन सा है, सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम पाया जाता है। उसके बाद है मानव स्वास्थ्य में हम पढ़ेंगे पीने योग्य जल के गुण। जो वाटर हम पीते हैं पीने के योग्य होते हैं, उसमें कौन से गुण होने चाहिए। तो पीने योग्य जल में एक तो नंबर 1 क्या है, जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार के उसमें पार्टिकल नहीं दिखाई देने चाहिए, किसी प्रकार का कूड़ा करकट वनस्पति नहीं होनी चाहिए। तो वो शुद्ध जल होता है पीने के लिए। जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजो, इस प्रकार के कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। जल की पीएच संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। शुद्ध जल की पीएच होती है 7 से ऊपर की पीएच क्षारीय होती है और नीचे की पीएच एसिडिक अम्लीय होती है। तो जल की पीएच ना तो क्षारीय होनी चाहिए और ना ही अम्लीय होनी चाहिए। 7 से ज़्यादा भी नहीं, 7 से कम भी नहीं, 7 होनी चाहिए, अर्थात उदासीन होनी चाहिए। और जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, O2 घुली होनी चाहिए।
तो ये तो है पीने योग्य पानी की विशेषताएं, और उसके बारे में जनरल बातें क्या हैं और क्या काम करता है जल शरीर में। शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं जल के द्वारा ही संपादित होती हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर में उत्पन्न होने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाएं, शरीर रोग मुक्त रहे। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से स्फूर्ति बनी रहती है तथा थकान का एहसास नहीं होता, जिससे पानी से शरीर में रेशों की फाइबर्स की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी भी जमा नहीं होती। उचित मात्रा में पानी पीने से एलर्जी, फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा, पथरी और आंत की बीमारियां नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है जल शरीर के लिए। इसके अलावा यदि हम दूषित जल पिएंगे तो उसके क्या असर होंगे। दूषित जल के प्रभाव से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि दूषित जल में रोग कारक, हानिकारक, रोगजनक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। विषाणु यानी वायरस, जीवाणु बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कृमि। इनकी वजह से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, यकृत का रोग है, फ्लू, पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जीवाणु संक्रमण होता है, तो उसके कारण हैजा, पेचिस, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। प्रोटोजोआ के कारण नारू या बाला रोग हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस रोग का रोगजनक या रोग कारक कौन होता है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि होता है। ये प्रोटोजोआ संघ का जीव है। इसका मादा कृमि यानी मादा ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस अपने अंडे सदैव परपोसी के बाहर देती है, मनुष्य शरीर के बाहर देती है जल में। तो ऐसे दूषित जल को पीने से यह रोग दूसरे में फैल जाता है। दूषित जल के प्रभाव से बचने के लिए, दुष्प्रभाव से बचने के लिए पानी को छानकर एवं उबालकर पीना चाहिए। नदी, तालाब को स्वच्छ रखना चाहिए। उसके बाद है मोटापा। मोटापा एक शरीर की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, कौन सी स्थिति है? मोटापा वह स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है, जमा हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लग जाती है, तो इसे मोटापा कहते हैं। मोटापा को मेजर करने के लिए एक होता है बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। क्या होता है कि मानव भार और लंबाई, यानी मानव का, मनुष्य का वेट और उसकी लंबाई, हाइट। तो वेट और हाइट का जो रेशियो है, अनुपात है, उसे ही क्या कहते हैं? शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स। तो मानव भार और मानव लंबाई का अनुपात बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है, शरीर भार सूचकांक कहलाता है। मोटापा पूर्व स्थिति के लिए, जब मोटापा नहीं होता है, उस कंडीशन में बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू होती है 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और जब मोटापा हो जाता है उस कंडीशन में, जिसे हम मोटापा कह सकते हैं कि मोटापा है, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होती है? बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है? 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक। मोटापे की वजह से बहुत सी डिजीज हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, खासकर हार्ट से संबंधित, हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्याएं जैसे खर्राटे वगैरह, कई प्रकार के कैंसर एवं अस्थि संध्यार्थी, जोड़ों के रोग वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि वजन से शरीर के जोड़ों पर दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है। मोटापे के कारण क्या हैं? अत्यधिक फैट युक्त भोजन करना, अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जंक फूड एवं कृत्रिम भोजन करना, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौरी, इस प्रकार के बाजारू चीज़ें खाना। और थर्ड है
एक्सरसाइज कम करना, व्यायाम कम करना, और स्थिर जीवन यापन जिसमें शारीरिक श्रम कम हो, बैठे बैठे काम करना पड़ता है बहुत सौ को। आजकल हाथ पर हिलाने वाले काम कम हो गए हैं। तो यह है स्थिर जीवन यापन। और चौथा है हाइपोथायराइडिज्म। इसमें थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि की क्रियाशीलता कम पड़ जाती है, अल्प क्रिया होती है, जिससे भी मोटापा हो जाता है। उसके बाद है रक्तचाप एवं रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर, बीपी। रक्त द्वारा रुधिर वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। जैसे पाइप में पानी बहता है तो पाइप की दीवारों पर जल क्या करता है, प्रेशर लगाता है, दबाव डालता है। ऐसे ही रुधिर भी वाहिनियों में बहता है, धमनी में, सिराओं में बहता है। तो उनमें क्या करेगा, ये उन पर दबाव डालता है। उसे ही क्या कहते हैं, रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी। धमनियां ऐसी नलिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है, और सिराएं रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर लेकर आती हैं। तो ये क्या होते हैं, धमनियां और सिराएं। किसी व्यक्ति का रुधिर दाब कैसे व्यक्त किया जाता है, सिस्टोलिक, डायोस्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त किया जाता है। सिस्टोलिक या डायोस्टोलिक के रूप में। जब हृदय संकुचित होता है तो उसे सिस्टोलिक कहते हैं। हार्ट के आलिंद और निलय जब संकुचित होते हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर बढ़ जाता है दीवारों पर। तो इस प्रकार के दाब को हम कहेंगे सिस्टोलिक। और जब हार्ट फैलता है, आलिंद और निलय फैलते हैं, तो उसे कहेंगे डायस्टोलिक अनुशिथिलन। तो जब हार्ट फैलता है तो उसमें दबाव कम हो जाता है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 80। और संकुचन की अवस्था में 120। सिस्टोलिक होता है 120 और नीचे वाला डायस्टोलिक कितना होता है, 80। तो एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 90 से 120 मिलीमीटर तथा डायस्टोलिक रक्तचाप 60 से 80 के बीच होता है। और रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। सबसे पहले 1733 में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में ब्लड प्रेशर को मापा, रक्तचाप को मापा। 1983 में कापलन ने रक्तचाप की परिभाषा दी। आपने नाम सुना होगा लो बीपी, हाई बीपी। ये कौन सी कंडीशन है? लो बीपी में क्या होता है, इस अवस्था में धमनियों और नसों में रक्त प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं। जब धमनियों और नसों में रक्त धीरे प्रवाहित होता है, स्पीड कम होती है, तो मस्तिष्क, हृदय तथा किडनी जैसे अंगों में ऑक्सीजन तथा पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते, जिससे ये अंग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ये कंडीशन है लो बीपी। इस कंडीशन तो हाई बीपी क्यों होता है? यह धमनियों में रक्त के अधिक दाब के कारण होता है। इसके निम्न कारण है: चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, आवश्यकता से अधिक भोजन खाना, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाई, मांस, चाय, सिगरेट एवं शराब के अधिक सेवन से तथा श्रमहीन जीवन या व्यायाम के अभाव से हो सकते हैं। एक्सरसाइज की कमी से हो सकते हैं। तो ये है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे नशीले पदार्थ।